में क्या आया है, वी नीड टू थिंक कि हम क्या करें कि अगर जो भी अमेंडमेंट आता रहे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, हम उसको मैनेज कर पाएँ, हमें इस पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अभी मैंने एक क्विक स्कैन करके एक एक्सेल शीट बनाया है जिसका मैंने लिंक आप लोगों को दिया है गमरोड पे। आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर दीजिए। और कुछ लोगों ने उसको डाउनलोड किया भी है और मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया था उसको उन्होंने फिल अप किया है। तो उसमें मैंने उन सारे रिस्पॉन्सेस को कंसोलिडेट करके कुछ रिपोर्ट बनाने की कोशिश की। मैं उस रिपोर्ट को बताता हूँ बिफोर गोइंग फर्दर एंड देन हम फिर आगे जाएँगे। ज जो लोग मेरे पास जिनके पास मेरा व्हाट्सएप है अगर उनको कोई कमेंट्स है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें या जिसके पास मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर नहीं है वो मुझे लिंक्डइन पे कमेंट कर दें। मैं वहाँ पे उस पॉइंट्स को कंसीडर कर लूँगा या कोई जवाब देना होगा तो मैं जवाब दे दूँगा। सो लेट्स अदरवाइज़ आई अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल मैं उसी के हिसाब से कंटिन्यू करूँगा। तो उसमें सबसे पहली बात निकल के ये आई है कि लगभग सबके पास अच्छा गवर्नेंस सिस्टम है, लेकिन उसमें जो मेन स्ट्रेंथ है वो ये है कि ऑपरेशनल कंप्लायंस लेवल पे हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। डॉक्यूमेंट कंप्लायंस हमारी अच्छी है, मॉनिटरिंग अच्छी है, सेग्रीगेशन ऑफ द एफसीआरए फंड या लीडरशिप की अवेयरनेस या इवन जो डोनर कंप्लायंस की रिपोर्टिंग है या इसका गवर्नेंस है वो हमारा अच्छा है। ये सब चीज़ें अच्छा निकल के आया है। जो वीकनेस है वो है कि स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस उतना अच्छा नहीं है जितना ऑपरेशनल कंप्लायंस की गवर्नेंस है। मीन्स कि ये कौन से बुक्स मेंटेन करने चाहिए, सेग्रीगेशन बुक्स होना चाहिए, एफसीआर में कौन सी एक्टिविटी है, अलाउड है, नहीं है, एफसी4 ये सब बहुत बढ़िया है। लेकिन स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग जितना कि ऑपरेशनल गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है। जो नहीं है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। जितने भी रिस्क रजिस्टर या एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ईआरएम बेसिस पे जो रिस्क मिटिगेशन प्लान होता है वो सीईओ सीएफओ बोर्ड मेंबर्स के दिमाग में होता है, डॉक्यूमेंट पर नहीं होता। डॉक्यूमेंट में कभी कर भी दिया तो डोनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर दिया या फिर बोर्ड को दिखाने के लिए या जो प्रोस्पेक्टिव डोनर को दिखाने के लिए उसका इफेक्टिव इस्तेमाल नहीं होता है। फंडिंग रेसिलियंस मैंने पूछा कि अच्छा मान लो कि जो आपका मेजर डोनर है वो नहीं रहता है, विथड्रॉ कर लेता है तो कितने दिन होगा? तो 6 महीने का भी किसी के पास फंडिंग नहीं है कि वो अपने बिज़नेस को उस लेवल पे जिस लेवल पे वो अभी करेंटली मैनेज कर रहे हैं उसको मैनेज कर पाएँ। या कुछ ऐसा होता है चाहे फंडिंग से रिलेटेड हो या जो उनके चीफ फंक्शनरी उससे रिलेटेड हो तो फिर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है? नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान नहीं है, सब चल रहा है। गवर्नेंस बहुत कमज़ोर है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ये है कि हम रिएक्टिव बेसिस पे काम करते हैं, प्रोएक्टिव बेसिस पे काम नहीं करते या प्रेडिक्टिव बेसिस पे काम नहीं करते। अगर कुछ हो गया तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सिनेरियो एनालिसिस कर लिया, हमने कोई प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर दिया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा तो देखेंगे, रिएक्टिव बेसिस पे ज़्यादा है। अब जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग मैं रिपीट करता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो ये है कि डोनर रिपोर्टिंग आपका बहुत बढ़िया है जी। सबसे बढ़िया डोनर रिपोर्टिंग ही है और कंप्लायंस मॉनिटरिंग सेग्रीगेशन ऑफ फंड एफसी नॉन एफसी का अलग-अलग है। लीडरशिप को भी पता है, इंटरनल एश्योरेंस अच्छा है मतलब चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट को बढ़िया से कंट्रोल कर रहा है या बोर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आजकल बोर्ड मेंबर्स भी एफसीआरए कंप्लायंस को लेके एक्टिव हैं या इंटरनल ऑडिट का सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग है, डॉक्यूमेंट्स भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो है रिटेन एफसीआरए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम या फंडिंग रेसिलियंस नहीं है। इवन बोर्ड ओवरसाइट भी 50-50 है। किसी-किसी एंटिटी में
अ, अच्छा है, किसी-किसी एंटिटी में नहीं अच्छा है। अ, तो इन दोनों पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अब मोस्टली जो हमने असेसमेंट करवाया उनके प्रोफाइल बता देता हूँ। 70% के लगभग एनजीओ ने किया है, 15% के लगभग फाउंडेशन ने और 15% कॉर्पोरेट एंटिटीज़ ने जवाब दिया जिसके बेसिस पे मैं ये आपको मैसेज दे रहा हूँ। इनका बजट 1 से 5 मिलियन के बीच में है। सो मुझे लगता है कि बजाय सिंस हम ऑलरेडी टाइम नहीं है हमारे पास, तो ज़्यादा नहीं करते मैं और कंसाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट में मेनली हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए कि एफसीआरए के कौन-कौन से रिस्क हो सकते हैं, अगर रिस्क हो गया तो कौन-कौन से मिटिगेशन मेजर हो सकते हैं। इस टाइप की चीज़ हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए और ना तो सिर्फ़ मेंटेन करना चाहिए बल्कि इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है एंड खमियाजा तब भुगतना पड़ेगा जब वो चीज़ें हो जाएँगी। दूसरा ये है कि मैंने कहा कि फंडिंग रेसिलियंस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ हो जाता है, डोनर विथड्रॉ कर लेता है या फिर आपके चीफ फंक्शनरी रिज़ाइन दे देते हैं, तो आप बिज़नेस कैसे कंटिन्यू करेंगे, फंडिंग कैसे होगा? तो उस केस में भी आपके पास इसका स्ट्रैटेजी यही है कि आप इम्पोर्टेंट समझिए कि डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्स कौन-कौन से सीएसआर, एफसीआरए है। कोई भी फंडिंग आपका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो सीएसआर हो या एफसीआरए हो या जो डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन के भी क्या स्ट्रैटेजी है, सब अलग-अलग होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्पस बनाना आसान है, बट कुछ हद तक ऑर्गेनाइजेशनल रिजर्व होने चाहिए कि कम से कम 1-2 महीने, 3 महीने की अगर फंडिंग की तरफ से डिले भी होता है, जैसे हमने देखा है कि अप्रैल हर साल में मार्च तक का पैसा सीएसआर को वापस करना पड़ता है या यूटिलाइज़ करना पड़ता है और अप्रैल 10 तक 20 तक भी पैसा आता नहीं, तो अप्रैल महीने में थोड़ी-सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है।